अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में, ठीक है। गुप्त काल में सबसे पहले आपको गुप्त शासकों का क्रम याद होना चाहिए। संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। उसके बाद कौन आया? घटोत्कच। उसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। इसी को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इसका टाइम पीरियड है 319 से 344। फिर कौन आया? कांच। फिर कौन आया? समुद्रगुप्त। 335 से 75। फिर कौन आया? रामगुप्त। रामगुप्त के मार के कौन आया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। फिर कुमारगुप्त। फिर स्कंदगुप्त। फिर लास्ट में भानुगुप्त। तो याद रहेगा, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कांच आया और कांच के बाद आया था समुद्रगुप्त, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल आपसे ये पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य का उद्भव कब हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ था, ये है टाइम पीरियड 320 से लेके 550 तक। 320 से लेके 550 तक, लगभग तीसरी सदी के अंत में चौथी सदी के शुरुआत में। NCERT 320 ही मानता है, तो याद रहेगा। 319 तो हम बता ही दिए हैं। 319 में चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त प्रथम का टाइम पीरियड है। फिर यहाँ पर है गुप्तों का उद्भव कैसे हुआ? तो तीसरी सदी के अंत में चौथी सदी के आरंभ में कुषाण और सातवाहन इन दोनों का पतन हुआ, उसके बाद ही उद्भव हुआ। इस उद्भव के क्रम में कुछ राजतंत्रों का उद्भव हुआ, कुछ गणतंत्रों का उद्भव हुआ। राजतंत्र में किसका उद्भव हुआ? तो गुप्त, नागवंश, अभीर, इक्ष्वाकु। गुप्त, नागवंश, अभीर, इक्ष्वाकु। नागवंश तो याद रहेगा ही। नागवंश से गुप्तों का शादी भी हुआ हुआ है। अर्जुनियान नाम तो याद रहेगा ही। मालव या योधेय याद तो रहेगा ही, पंजाब वाले क्षेत्र में। लिच्छवी। फिर अभीर, सीबी, कुनीत। तो ये सब याद रहना चाहिए कि इसके पतन के बाद किसका किसका उद्भव हुआ। फिर से पूछ रहे हैं किसका किसका उद्भव हुआ? अभीर, सीबी, कुनीत, अर्जुनियान, मालव, योधेय, लिच्छवी, गुप्त, नागवंश, इक्ष्वाकु। फिर गुप्त के समकालीन शासक कौन कौन थे? तो एक तो वाकटक थे। वाकटक के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। इनकी राजधानी थी प्रवरपुर, महाराष्ट्र। नाग राजवंश था, इसकी राजधानी थी पद्मावत। त्राकुट राजवंश था, पंजाब में हून था। और माथुर राजवंश था अहिच्छत्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। साकालियान था, साल्कायान देव बर्मन द्वारा स्थापित, ठीक है। वेगी वाले क्षेत्र में विष्णु कुंडिन था। विक्रमेंद्र इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला स्लाइड, इसी का चलो एक बार बस पढ़ लेना। अब गुप्त शासक द्वारा उपाधि क्या क्या लिया गया? तो गुप्त शासक द्वारा जो श्रीगुप्त है संस्थापक, वो उपाधि लिया था कौन सा? महाराज का। महाराजा धीराज का नहीं, ये लिया था महाराज का उपाधि, सिंपल। और एक आदिराज का। आपसे पूछता है एग्जाम में ये सवाल, महाराज SSC में पूछा कि महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला पहला शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम, ये महाराजा धीराज की उपाधि लेता है। समुद्रगुप्त बहुत उपाधि लेता है, कविराज का, कच्छ का, भारत का नेपोलियन, सर्वराज छत्रात्मक क्योंकि सबको नाश किया था, चंद्र प्रकाश प्रथम वीर। फिर अश्वमेध पराक्रम, इस उपाधि लिया है, इसके सिक्के पर भी है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछता है, लिच्छवी दौहित्र की उपाधि कौन लेता है? तो ये समुद्रगुप्त ही लेता है, क्योंकि ये लिच्छवियों का पुत्र है। ये लिच्छवी का पुत्र है, उनकी माता लिच्छवी वंशज से है, जो चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ है। तो लिच्छवी दौहित्र की उपाधि यही लेता है। फिर से
पूछता है चंद्रगुप्त द्वितीय ये विक्रमादित्य की उपाधि लेता है, परम भागवत की उपाधि लेता है। परम भागवत याद रहेगा, विक्रमादित्य। फिर से देवगुप्त और देवराज की उपाधि लेता है, देवपुत्र कुषाण लेता है। सकाड़ी की उपाधि लेता है। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन होता है, सकाड़ी की उपाधि लेता है चंद्रगुप्त द्वितीय की सक्रादित्य, नहीं, सकाड़ी की उपाधि लेता है। जब विक्रमादित्य ले ही लिया तो सक्रादित्य नहीं लेगा, वो क्या लेगा, सकाड़ी की उपाधि लेता है। सक्रादित्य की उपाधि लेता है कुमारगुप्त। कौन लेता है, कुमारगुप्त। महेंद्र आदित्य की उपाधि भी कुमारगुप्त लेता है, याद रहेगा। तो सकाड़ी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय और सक्रादित्य का कुमारगुप्त। फिर ये पूछा था यूपीपीसीएस में, देवराज देवगुप्त की उपाधि कौन लेता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कैसे याद रहेगा, तो देव है, ये कुछ मंदिर वगैरह बनवाया था इसका सेना, तो परम भागवत भी तो उपाधि ले रहा है ये, तो ऐसे याद होगा। कुछ और भी उपाधि है, स्कंदगुप्त कैसी का उपाधि लेता है, तो ये भी विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। ये क्रमादित्य की उपाधि लेता है। अब ये सकाड़ी की उपाधि लिया तो चंद्रगुप्त द्वितीय, सक्रादित्य का लिया ये कुमारगुप्त, ये शकोप्रम का उपाधि लेता है। क्या चीज का, शकोप्रम, ठीक है, शकोप्रम। अब गुप्तकालीन विवाह के बारे में देख लेते हैं। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये केवल एक ही विवाह किया था, वो विवाह किया था लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, इसी से ब्याह किया था, एक ही से विवाह किया था, एक ही से प्यार किया और राजा रानी का सिक्का भी चलाया था। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय है विक्रमादित्य, अच्छा ये एक ही से किया था और इसी लिच्छवी की राजकुमारी से कौन पैदा लिया था, समुद्रगुप्त। इसी कारण इनको बोला जाता है लिच्छवी दौहित्र, ये उपाधि भी लिया था। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य, ये किससे किससे विवाह किया था, एक तो खुद किया था नागवंश की राजकुमारी से, कुबेर नाग से, और एक रामगुप्त की पत्नी यानी कि अपनी भाभी ध्रुवसेन से भी किया था। फिर अपने बेटा का कर दिया कदम वंश में और बेटी का कर दिया वाकटक वंश, प्रभावती जो होती है वो वाकटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय से किया, द्वितीय से किया और तृतीय को तिनका काम बिगड़ा, रुद्रसेन तृतीय को हराया, ठीक है। तो याद रहेगा, एक तो कुबेरनाग, ध्रुव देवी, कदम वंश, प्रभावती, रुद्रसेन द्वितीय, और इधर है चंद्रगुप्त प्रथम में लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी। फिर से है यहाँ पे कि कौन गुप्त शासक अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है, तो समुद्रगुप्त कहता है। फिर से यहाँ पे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसका संबंध किस देश से था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है उसका संबंध किस देश से था, तो उसका वाकटक से था ही अपने बेटे के कारण, कदम से बेटा के कारण, नागवंश से वो खुद था, चेदीवंश से कोई संबंध नहीं था। इन तीनों राजाओं के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया था। द्वितीय, ये द्वितीय की बात थोड़ी है, प्रथम तो केवल एक ही से शादी किया था, लिच्छवी से। समुद्रगुप्त की पत्नी चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम था दत्ता देवी। क्या था, दत्ता देवी। ये समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम है दत्ता देवी, ये केवल एक ही से किया था, ठीक है ना। और अपने सिक्के पर भी इसका नाम अंकित कराया था दत्ता देवी का। फिर गुप्तकालीन सिक्के के बारे में कुछ तथ्य है यहाँ पे कि गुप्तकालीन सिक्के 144 ग्रेन का चांदी का सिक्का, गुप्तकालीन सोना का सिक्का 144 ग्रेन का और चांदी का 32 ग्रेन का था, ठीक है, याद रहेगा। फिर से याद रखें,
जो गुप्तकालीन सिक्के हैं, देख सकते हैं, हिल गया। जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उसको सोने का उसको दिनार बोलते थे, और जो चांदी का था उसको रुपया बोलते थे। फिर गुजरात विजय या शक विजय के बाद गुप्तों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए थे। कुषाण काल के विपरीत गुप्त काल में तांबा का सिक्का बहुत कम चला, ये बात याद रखेंगे। तांबा का सिक्का चला क्या इस काल में? गुप्त काल में नहीं। कुषाण काल में बहुत चला था, लेकिन गुप्त काल में ना के बराबर कम चला। फाइयान बोलता है यहाँ के लोग लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए और बात कि गुप्त राजाओं की छवि के साथ सिक्कों नक्काशीदार नक्काशी की गई और रिवर्स पे नक्काशी का दिखता है, मतलब गुप्त सिक्कों पे नक्काशीदार दिखता है। तो क्या क्या बात सीखे? पहला बात सीखे कि गुप्त काल में जो सोने का सिक्का था वह कितना ग्रेन का था? तो 144 ग्रेन का था। और जो चांदी का सिक्का है वह कितना ग्रेन का था? तो वो चांदी का था 32 ग्रेन का। तो चांदनी 32 ही दिखाई, सोना 140 पिक्सल, ऐसे याद रहेगा। और गुप्त काल में कौन सा सिक्का कम चलता था? तांबे का। अब यहाँ पे सोने के सिक्के का कुछ कहानी है कि सोने के सिक्के का कुछ कहानी है। आपसे पूछे भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया? तो हिंद यवन इंडो ग्रीक। सबसे ज़्यादा किसने चलाया? गुप्तों के समय, वो भी कब? चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त भी चलाया था। भारत में सबसे शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया था? कुषाण शासक। शुद्ध सोना का सिक्का सबसे ज़्यादा कुषाण शासक ने चलाया, उसमें भी कौन? विमल कडफिशिस। विमल कडफिशिस के समय। अब का क्या है? गुप्तकालीन अभिलेख के ऊपर आते हैं। गुप्तकालीन अभिलेख के ऊपर अभिलेख में इधर आना या गुप्तकालीन अभिलेख के ऊपर आते हैं। ठीक है। अभिलेख में क्या है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किससे संबंधित है? तो पता ही है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। लिखा कौन? हरिसेन लिखा। अच्छा, महरौली का लौह स्तंभ अभिलेख या उदयगिरी का शैव गुहा लेख, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है। उदयगिरी का खंडगिरी गुफा, ये खारवेल से संबंधित है। अच्छा, आई कुमारगुप्त है, इसके समय सर्वाधिक अभिलेख जारी हुआ था, याद रखेंगे। जैसे विल्सन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख, मथुरा अभिलेख, ये सब कुमारगुप्त का है। ठीक है। और स्कंदगुप्त का है भीतरी स्तंभ लेख, इस्कॉन मंदिर, ये पता है हून को हराने वाला, इसका जानकारी मिलता है। और आपसे पूछा जाए जूनागढ़ अभिलेख में किस गुप्त शासक का नाम मिलता है? स्कंदगुप्त का मिलता है। इसी में तो इसका दो वो मंत्री है, एक तो चक्रदत्त है और पर्णपालित, ऐसे कुछ करके हैं। बिहार स्तंभ लेख, ये भी स्कंदगुप्त से है। सुपिया अभिलेख, ये इम्पोर्टेंट है। सुपिया अभिलेख इम्पोर्टेंट है। सुपिया अभिलेख क्या है? इसमें गुप्तों का वंशावली पता चलता है। सु से सुपिया, सुप से स्कंदगुप्त, सु से सुपिया, सु से स्कंदगुप्त, ये भी इसी का है। स्कंदगुप्त। हाँ, कैसा सब ये? ठीक है। और सब फिर है यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसमें कितना पंक्ति है? 33 पंक्ति है। किस शासक का है? समुद्रगुप्त का। किसने लिखा? हरिसेन। उत्कीर्ण किसने किया? तिलवट। सबसे पहले पढ़ने का डेयर कौन किया? कैप्टन डेयर। भाषा क्या है? संस्कृत। लिपि क्या है? ब्राह्मी। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियान का उल्लेख है। इसमें पाटलिपुत्र को पुण्य नगर बोला गया है।
पाटलिपुत्र को पोलीबोथरो कौन बोला था याद है? मेगास्थनीज बोला था। वाकटक अभिलेख से भी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बातों का प्रमाण मिलता है। इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में कुछ प्रमुख शासकों के भी नाम है। अब किसका किसका नाम है? एक तो अशोक का है, मौर्य शासक का। रानी का कौशाम्बी अभिलेख है ना, रानी का अभिलेख उसी से संबंधित है। और इसी में बोला था कि विक्षिणी संघ है, उसमें विभेद को रोकने का प्रयास किया था। दूसरा समुद्रगुप्त, दूसरा क्या है? समुद्रगुप्त का है, इसका तो रहेगा ही। तीसरा अकबर, अकबर इस अभिलेख को कहाँ लिया था? कौशाम्बी लाया था। फिर जहांगीर और बीरबल का भी अभिलेख मिलता है इसमें। और जहांगीर की जगह कौन लिखा था? मुस्का सिरीन, मुस्किन कलाम। कौन लिखा था? मुस्किन कलाम लिखा था, ठीक है ना। चीनी या तिहेनसांग प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का कोई चर्चा नहीं करता है, उतना महत्व नहीं देता है। आपसे पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या उल्लेख नहीं है, तो किसी डेट का उल्लेख नहीं है। ये जो अश्वमेध यज्ञ किया उसका उल्लेख भी नहीं है, ठीक है। योगी अभिलेख की कहानी। अब हम कुछ पूछे सवाल, बिल्कुल बताइए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में पटना को क्या बोला गया है? पुण्य नगर। किन किन राजाओं का उल्लेख है? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, जहांगीर और बीरबल। कितना पंक्ति है इसमें? 33। किस भाषा में है? संस्कृत। लिपि ब्राह्मी। शूफिया अभिलेख किससे संबंधित है? गुप्तों की वंशावली से संबंधित है, स्कंदगुप्त के समय का है। बिहार अभिलेख भी इसी के समय का है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय का उल्लेख है? भीतरी स्तंभ लेख। उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजा शिला प्रकार की रचना से संबंधित है। घोषांत्री अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख है जो रेशम बुनकर को संगठन के बारे में बताएगा? तिम्मनसूर और विल्सन अभिलेख, देसरपुर अभिलेख भी। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य देने वाला है भानुगुप्त का एरंग अभिलेख। अब आ जाइए गुप्तकालीन धर्म के ऊपर। तो उदयगिरी का जो शैव गुहा मंदिर है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक मंत्री था वीरसेन, वो बनवाया था। कौन? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का जो मंत्री है वीरसेन, वो बनवाया था। गुप्तकालीन धर्म के ऊपर आते हैं। तो गुप्तकालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? भागवत यानी कि वैष्णव धर्म। भागवत धर्म के अनुयायी होने के कारण ही गुप्तकालीन किस उपाधि लेते थे? परम भागवत की। किसकी उपाधि लेते हैं? परम भागवत की। अब परम भागवत की उपाधि लिया हुआ भी है कौन? चंद्रगुप्त सेकेंड। गुप्त लोग परम भागवत की उपाधि लेते हैं। गुप्त काल के समय हिंदू धर्म के किन 3 पक्षों का विकास हुआ? तब मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। अब यज्ञ की जगह उपासना ले लिया। अब वैष्णव शैव धर्म का समन्वय हो गया। अब यानी कि गुप्त काल में हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर बनने लगे, तो ये सब चीज़ का विकास होने लगा, समन्वय भी हुआ। कुछ गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर है जो पूछता है, ये पूछता है तिगवा शिव मंदिर। तिगवा शिव मंदिर का है एमपी भी याद रखो, जबलपुर भी याद रखो। भूमरा शिव मंदिर, तो भूमर सतना एमपी। नचने कोठार पार्वती मंदिर, तो ये भी एमपी पन्ना में। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यूपी ललितपुर। भितरगांव मंदिर यूपी कानपुर। उदयगिरी का शैव गुहा जैव मंदिर, तो उड़ीसा एमपी विदिशा में, एमपी विदिशा में। तो ये सब तो याद रहेगा ही, बस ये याद रखो कि भूमरा भूमरा भूमरा
भूमरा क्या करता है? सताएगा। तिगी क्या करेगा? टिग या भूति ऐसे याद कराते हैं। भूति नाच, भू से भूमरा मंदिर, ती से तिगवा मंदिर, नाचने से नचनी कुठार का मंदिर। इस सब का है एमपी में। भूति नाच एमपी में, भूति नाच एमपी में, भूति नाच एमपी में। अच्छा, गुप्तकालीन मंदिर है ना, वह ईंट और पत्थर से ही बना हुआ था, लेकिन कानपुर वाला जो मंदिर है, भीतरगांव मंदिर, वो पूरा ईंट से बना हुआ है। गुप्तकालीन मंदिर अधिकांश एमपी यूपी में है, नागर शैली में है, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय है, और आरंभ में शिखर नहीं बने थे। एक सवाल पूछा था, एक सवाल आता है कि भारत में मंदिर में शिखर निर्माण का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, कब से होने लगा है ये जो शिखर बनता है? तो शिखर निर्माण का प्रयोग सबसे पहले गुप्तों के समय से होने लगा है, और ये सबसे पहला प्रयोग दिखता है देवगढ़ के दशावतार मंदिर में। अब है गुप्तकालीन मूर्ति कला। तो गुप्त काल के मंदिर में मूर्ति भी बनते थे। इसमें 3 वो केंद्र मूर्ति कला का पूछता है, पटना, मथुरा, सारनाथ। गुप्त काल में किसका किसका मूर्ति बना? विष्णु शिव का। सारनाथ में जो धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में वो बना। गंगा यमुना का। यक्षयक्षिणी का नहीं, यक्षयक्षिणी का मौर्य काल का है। गंगा यमुना का कैसे बना? तो गुप्त काल के मंदिर का एक पहचान है कि हर एक मंदिर के बाहर गंगा और यमुना का मूर्ति रहता। अब यहाँ पे बौद्ध धर्म और गुप्त शासक। प्रसिद्ध गुप्तकालीन मूर्ति गुप्ता के समय कौन कौन है? बुद्धकालीन मूर्ति। अब हम देख रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म के साथ तो देख लिए, अब गुप्तों का बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध है? तो सुल्तानगंज में 2.3 मीटर ऊंचा जो कांस्य मूर्ति है वो गुप्ता कालीनी है। सारनाथ का धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा वाला मूर्ति गुप्ता कालीनी है। भले ही गुप्ता शासक भागवत धर्म के उपासक थे, लेकिन गुप्त शासकों ने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। सारनाथ और मथुरा में बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ बनती थी, याद रहेगा। सारनाथ और मथुरा में जो फायान आया था ना गुप्त काल में, वो घूमा था पाटलिपुत्रा, मथुरा, राजगिरी, सारनाथ, वैशाली और श्रावस्ती। अजंता की गुफा नंबर 16, 17, 19 गुप्ताकालीन से संबंधित है, पूछा था सवाल। अजंता में गुफा में बना बोधिसत्व पद्मपानी गुप्ता काल से संबंधित है। फिर से ये सवाल पूछा था एक बार बीपीएससी ने कि समुद्रगुप्त से एक श्रीलंका का शासक था। समुद्रगुप्त से एक श्रीलंका का शासक, उसका नाम है मेघवर्मन। कहाँ पे बौद्ध मठ बनाने का अनुमति मांगा? तो गया में। कहाँ पे? गया, बौद्ध गया में, राजगीर नहीं। कहाँ पे? बौद्ध गया में। जब बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, इसको याद रखें। मेघवर्मन, राजा का नाम क्या है? मेघवर्मन। फिर से यहाँ पे गुप्त काल के प्रमुख दार्शनिक थे, इस समय कुछ दार्शनिक भी थे। दिगनाग, तर्कसर का पंडित, आर्यदेव, चतुस्तक बुक, असंग, गुहा समाज, महायान संग्रह, महायान सूत्रांकर बुक है, वसुबंधु, ये भी बौद्धिस्ट फिलोसफर है, और ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था। वसुबंधु सवाल भी है इस पे। मैत्रेयनाथ, आक्रामक देव जो है
ये चंद्रगुप्त द्वितीय का समय सेना के उच्च पद पे था। आक्रामक देव, नामी आक्रामक देव। कैसे ये याद करोगे? आक्रामक देव। तो एक क्र है ना, क्र, तो क्र से किसका नाम आता है? विक्रम आदित्य। तो इसी के समय अच्छा, किस किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अपना वैष्णव धर्म छोड़ बौद्ध धर्म को अपनाया था? शुरुआत में तो सब वैष्णव धर्म था, लेकिन जैसे परवर्ती गुप्त शासक पुरुगुप्त, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य, ये सब बौद्ध धर्म अपनाया। किस सतवाहन शासक ने अजकिलिया नामक गांव बौद्ध धर्म को दान में दिया? अजकिलिया नामक गांव, जीपीएस, गौतमीपुत्र सतकर्णी, ये अजकिलिया नामक गांव बौद्ध धर्म को दान में दिया। अजकिलिया नामक गांव। गुप्तकालीन ईंट का मंदिर कहाँ मिलता है? तो गुप्तकालीन ईंट का मंदिर मिलता है कानपुर के भीतर गांव मंदिर में। कैसे याद करेंगे? तो भीतर देखो ईटा का मंदिर है, भीतर देखो ईटा का मंदिर है। यहाँ पे सवाल है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस बौद्ध भिक्षु को उच्च पद पर रखा था? आक्रामक थे, जबकि ये समुद्रगुप्त के समय था। चतुअस्त्रिका नामक ग्रंथ किसका है? आर्यदेव का है, जबकि याद रहे महायान संग्रह, महायान सूतलांकर ये असंग का है। महायान संग्रह, महायान सूतलांकर असंग का है। फिर से, गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस काल में मंदिरों की ऊंचाई प्रायः कम होती थी और छठे सपाट। इस काल में मंदिरों में शिखर का प्रयोग अभी शुरुआत हुआ था, बहुत नहीं मिलती है। मंदिरों का विभाजन 2 खंड में था, गर्भगृह मंडप, ईंट और पत्थर के बने होते मंदिर। तो ये सही है। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? भारत के बाद 1948। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? कच्छवेतु द्वीप है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग कहाँ पे? अजंता में है, और ये गुप्ता से संबंधित है। अजंता में 16, 17, 19 नंबर गुफा भी गुप्ता से संबंधित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस शैली में नागर में है? विशु दिगंबर किसकी रचना है? विशु बुद्ध घोष की है। विशु बुद्ध घोष की है। आधिकारिक तौर पर श्रीलंका का पारंपरिक नाम क्या है? श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य। अब यहाँ पे देखो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्न। सबसे पहली तो बात है कि जो नवरत्न का जो केंद्र कहाँ पे था? आपके पास 2 ऑप्शन है, एक पाटलिपुत्र और एक उज्जैनी। पाटलिपुत्र का महत्व कम हो गया चंद्रगुप्त के समय, उज्जैनी का महत्व बढ़ गया। तो वहाँ था। 9 में कौन कौन था? कालिदास, कवि, धन्वंतरी, चिकित्सक, बरहामीर। बृहद संहिता लिखे थे, ज्योतिष, अमर सिंह व्याकरण शब्दकोश रचनाकार जो 12 प्रकार का भूमि बताता है। छापनक वास्तु का ज्योतिष है। बैताल भट्ट जादूगर। शंकु वास्तुकार। घट पर व्याकरण शिल्पकार है। वरुचि व्याकरण आचार्य। अब कैसे ही सब याद होगा? तो वरुचि था वरुचि, तो रुचि क्या चीज में है? व्याकरण में। तो इसका काम समझ में आ गया। शंकु वास्तुकार। बैताल भट्ट ये जादू दिखाएगा।
छपनक ये जोशी है। निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल था? तो देखो, ये नहीं था, कंफ्यूजन इससे नहीं होना, ये भी नहीं था और आर्यभट्ट भी नहीं था, ये तीनों था। ठीक है, अब इसी से सवाल है, बताओ। सवाल पूछ रहे हैं। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान जरूर भारत आया, लेकिन फाहियान नवरत्न में शामिल नहीं था। आपको बार बार एग्जाम में फंसाएगा। बताओ, घाटपर का काम क्या था? घाटपर याद नहीं आ रहा है। घाटपर का काम था, बताओ, शिल्पकार था। घाटपर शिल्पकार, घटक पर शिल्पकार। ठीक है। बरूची व्याकरणाचार्य। किस गुप्तकालीन शासक ने संन्यास दिया और अपना उत्तराधिकारी चुन लिया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। वो अपना संन्यास देकर और अपना उत्तराधिकारी किसको चुन लिया? समुद्रगुप्त को। वो संन्यास देकर अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? समुद्रगुप्त को। एक बार बीपीएससी ने सवाल पूछा, किसने अपने भाई की हत्या कर दी थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। ये रामगुप्त की हत्या कर खुद ही गद्दी पे बैठ गया और ध्रुव देवी से शादी किया। और किस शक राजा को हराया था? तो रुद्रसेन तृतीय को। और रुद्रसेन दूसरे से जो वाकटक राजा उसे शादी किया। अब यहाँ पे कुछ कर वाला शब्द है जो बहुत उपयोग होगा। भाग क्या है? तो भाग जो राजा को कर के रूप में दिया जाता है। भोग क्या है? जो राजा को कर फल फूल सब्जी के रूप में दिया जाता है। ऊपरी कर क्या है? तो ऊपरी कर जो अस्थाई किसानों से लिया जाता है। ध्रुवाधिकरण क्या है? तो जो भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी है। न्यायाधिकरण क्या है? तो भूमि संबंधी विवादों का निपटान करता। महाअक्षपटलाधिक महाअक्षपटल क्या है? तो भूमि अभिलेखों को संरक्षित करने वाला। कर्णिक क्या है? तो कर्णिक का काम है, ये भी लैंड रिकॉर्ड रखता था कर्णिक। उद्रंग क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। उद्रंग अभी तक नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है। उद्रंग है कि ये जो अस्थाई कृषक है ना, जो उदंड है, जो अस्थाई कृषक है वह उदंड है, तो उनसे लिया जाने वाला कर है। उदंड क्या है? जो अस्थाई कृषक होते हैं वो तो उदंड हो जाते हैं, तो उनसे लिया जाने वाला कर है। जबकि ऊपरी कर ये अस्थाई कृषक से है, ऊपरी लिया जा रहा है। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी, क्योंकि इसमें भूमि को बहुत दान में दिया जाता था। अब व्यापारिक कर है, उसका संख्या कम हो गया था। राजा अपने दरबार में चौथे भाग से लेकर छठे भाग तक के रूप में कर देता है। इस समय आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व भी था। ठीक है, तो गुप्त काल में अब हम कोई सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। जो अस्थाई किसानों से कर लिया जाता है उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे ऊपरी कर। और अस्थाई से लिया जाता है उसको क्या बोलते? ऊपरी कर। अस्थाई जिसका निश्चय क्या लो? ऊपरी कर। जो अस्थाई कृषक है उससे कौन सा कर लेते? उद्रंग। कैसे याद कराए थे? उदंड हो गया है अस्थाई कृषक, तो उससे कर लो। फिर से इस समय किस प्रकार की करों की संख्या बढ़ गई थी? तो भूमि वाला। किस प्रकार की कम हो गई थी? व्यापार वाला। फिर से ये लैंड रिकॉर्ड कौन रखता था इस समय? कर्णिक।
अब यहाँ पे देखो गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाई और उससे संबंधित अधिकारी। सबसे पहले गुप्तकाल में कौन आता है? देश। फिर कौन आता है? प्रांत। प्रांत को बोलते हैं भुक्ति। फिर विषय, फिर विधि, फिर पेथी और ग्राम। नहीं समझा? देश, भुक्ति, विषय, फिर विधि और पीठ, फिर ग्राम। ये जो भुक्ति प्रांत का जो प्रमुख होता है उसी को बोलते थे उपरिक। बाकी इसको विषयपति, विधिपति, पेटपति, ग्रामपति या महत्तर। देश के प्रमुख को गोपनीय। तो ये चीज याद रखो। उपरिक, ये एसओ में सवाल पूछा था। उपरिक क्या है? एक है ऊपरी कर। ऊपरी कर एक प्रकार का कर है। ये जो उपरिक है ये प्रांत का अधिकारी होता है। ठीक है। और एक बात याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी तो याद होना ही चाहिए। आपको हम मौर्य काल में पढ़ाए थे कि उस समय प्रांत को क्या बोलते थे? तब पराक्रम चक्र ऐसे करके याद कराए थे। उस समय चक्र बोलते थे मौर्यों के समय। अभी भुक्ति। अब यहाँ पे कुछ गुप्तकालीन अधिकारी हैं। महासेनापति, सेना का सर्वोच्च संधारक, ईरान भंडारक। तो बहुत बार पूछा हुआ है एसएससी में। तो सेना का जो आवश्यकता है ना सामान का वो पूरी करता। महासंधि प्रग्राहक, युद्ध और शांति के समय करवाता। महाभंडारीकृत, तो राजकीय कोष का प्रदान। महाभंडारीकृत। महाअक्षपटलक, तो अभिलेखों को संरक्षित रखता। कर्णिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ कर्णिक, तो ये लैंड रिकॉर्ड को रखता था। फिर से विनय स्थिति स्थापक, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। तो विनय नाम से संबंधित है। एक तो इस शिक्षा को देखता और दूसरा धार्मिक मामलों को देखता और नैतिक आचरण पे भी नजर रखता। शिक्षा, धार्मिक मामला, नैतिक आचरण। कर्णिक कस्टम अधिकारी नहीं, एक बार सवाल पूछा था ये एग्जाम में। कस्टम अधिकारी नहीं है, लैंड रिकॉर्ड को रखता है उसको बोलते हैं। ठीक है। इसमें भी वही है। ध्रुवाधिकरण क्या है? तो भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी, बहुत बार पूछा है। सार्थवा क्या है? व्यापारी का प्रमुख। पुरपाल क्या है? नगर का प्रमुख अधिकारी। अग्रहारिक क्या है? तो जो दान विभाग है उसका प्रमुख होता है। देखो विनय स्थिति स्थापक, शिक्षा अधिकारी, धार्मिक मामलों का अधिकारी, लोगों का नैतिक आचरण रखता। महत्तर क्या है? गांव का सर्वोच्च। गुप्त काल मौर्य काल की तुलना में विकेंद्रीकृत था। अष्टकुल अधिकारी कौन है? ये इम्पोर्टेंट है। ये 8 अधिकारियों का समूह था। एक ग्रामीण तथा वित्तीय प्रशासन के मध्य स्थापित था। ये भूमि क्रय विक्रय का अधिकारी था। भूमि क्रय विक्रय का अधिकारी था, याद रहना चाहिए। ठीक है। गुप्त साम्राज्य में ग्राम स्तर पे बहुत विस्तृत प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है। नीचे दिए गए निकायों में से उस काल के शिलालेख में वर्णित निकाय कौन सी है? ग्राम स्तर पे। ग्राम स्तर पे कौन सा था बताए थे? अष्टपशलाधिक और पंचमंडली, यूपीएससी में पूछा था। ग्राम स्तर पे का अधिकारी बताइए कौन है? तो अष्टपशलाधिक और पंचमंडली। गुप्त काल में गुप्तों के समय प्रांत को क्या बोला जाता है? चक्र नहीं, भुक्ति। इकाई कैसे है? सबसे पहले साम्राज्य है, फिर देश है, फिर भुक्ति है, फिर विधि है, विषय है, विधि है, पेट है, फिर ग्राम है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था। सबसे पहले तो बात ये है कि गुप्त काल में ये जो शब्द है पूछता है एग्जाम में। गुप्त काल में न्याय का 4 भाग में वर्गीकरण किया गया। राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी, कुल।
तो ये शब्द पूछेगा पूग क्या है, तो पूग पूछता है बहुत बार, तो पूग न्यायालय है। पूग क्या है, तो पूग न्यायालय है गुप्त काल में। अब पहले की अपेक्षा बढ़िया न्यायालय व्यवस्था हो गई, ये भी बात याद रखना है। फिर से ये पूछता है कि कब दीवानी और फौजदारी मामलों को परिभाषित किया गया था, तो ये भी गुप्त काल में ही किया गया, दीवानी और फौजदारी न्यायालय को विभाषित। क्यों? क्योंकि इस समय लैंड विवाद जो है, भूमि संबंधी प्रक्रिया बढ़ गया था, भूमि कर बढ़ा, भूमि संबंधी प्रक्रिया बढ़ा, तो दीवानी और फौजदारी न्यायालय को परिभाषित किया गया। फिर ये पूछता है किसमें न्यायालय को अधिकरण मंडप और न्यायाधीश को अधिकारिणी कहा गया है। अधिकरण मंडप और अधिकारिणी कहा गया है। गिर सटा दे तो शूद्रक के मिर्च कटिकम में, गिर सटा और शूद्रक के मिर्च कटिकम में। फायान बोलता है कि गुप्त काल में न्याय अधिक कोमल कठोर था, मृत्युदंड नहीं था, जबकि मौर्यों के समय अधिक कठोर था। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन पंचमंडली चलाता था। मध्य भारत में ग्राम सभा को कहते थे पंचमंडली। बिहार जनपद में बिहार की ग्राम सभा। ग्रामनी का काम क्या था, तो ग्राम की सुरक्षा करना, निर्माण करना, राजस्व एकत्र करना, लेकिन सिक्का चलाना नहीं। और एक बात है, गुप्त काल में भूमि दान। नोट, एनसीईआरटी बोलता है भूमि दान का सबसे प्राचीन साक्ष्य कब मिलता है, तो सातवाहनों के समय मिलता है। कब का, टीआरडी में पूछा था, पहली सदी ईसा पूर्व, पहली सदी ईसा पूर्व सातवाहनों के समय का मिलता है। पहली सदी ईसा पूर्व सातवाहनों के समय मिलता है। सातवाहनों ने शुरू किया था, लेकिन गुप्त तक आते थे ये लैंड डोनेट चरम सीमा पे था। सामंत तंत्र का उदय हुआ। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दो प्रकार की भूमि दी जाती, दो प्रकार की भूमि दी जाती ब्राह्मणों को। एक का नाम था अग्रहार और एक का नाम था ब्रह्मदेय। अग्रहार किसको बोलते हैं, कि जब धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किसी ब्राह्मण को दिया जाता तो ये अग्रहार बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोग से कर लगाने का भी अधिकार था। और ब्रह्मदेय जब उसके सेल्फ व्यक्तिगत खर्चा के लिए दिया जाए तो वैसे को बोलते थे ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय भूमि पर भी कर देना पड़ता था, ठीक है ना। ब्रह्मदेय आकार में बड़ा होता था। अग्रहार भूमि कर मुक्त था, इस पर कोई कर नहीं देना पड़ता था। उल्टा ये धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दिया गया था अग्रहार, उल्टा इस पे से कर उछल सकता था कौन, ब्राह्मण। लेकिन ये ब्राह्मण कर किसी को नहीं देगा। अग्रहार आकार में छोटा होता था, अग्रहार हमेशा मंदिर के नज़दीक होता था। तो ये है पर्सनल काम के लिए और ये है समाज कल्याण के काम के लिए। गुप्त काल में भूमि माप की इकाई थी कुलिया बाप, द्रोणा बाप, पताका, निर्वर्तन, आठ बाप। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाते थे, अग्रहार। अग्रहार एक ब्रह्मदेय था। अच्छा, वेलन वगई क्या है, तो ये चोल काल के दौरान है। सब सखियन में राधा जो प्यारी मोह। अच्छा, इसमें बड़ी आदमी कन्फ्यूजन होता है वेलन गवई में। वेलन गवई क्या है, तो ये सबसे पहली बात चोल काल से संबंधित है। दूसरी बात, ये गैर ब्राह्मण और किसानों को दी जाने वाली भूमि है वेलन गवई। वेलई शब्द ऐसे ही पता है, किसान के लिए प्रयोग होता है। साल भोग क्या है, तो ये चोल काल के दौरान स्कूलों के अनुदान के लिए दिया जाता भूमि।
देवदान भी क्या है? तो मंदिर को दिया जाने वाला अनुदान, भूमि का टुकड़े। दक्षिण भारत के संदर्भ में देवदान के रूप में जाना जाता है ये चीज़। ये सब तो मापने का इकाई है। सबसे बड़ा होता है कुलिया बाप, फिर होता है द्रोणा बाप, फिर होता है पटाखा। पौ कह दो। गुप्त काल के दौरान भू अभिलेखों को सुरक्षित रख रखाव रखने की जिम्मेदारी किसके रूप में थी? एक तो कर संग्रह करता था ध्रुवाधिकरण, लेकिन सुरक्षित रखता था कर्णिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्णिक के बारे में। कर्णिक कौन है? पूछा हुआ है। गुप्त काल में भूमि कर में वृद्धि, जबकि व्यापार और वाणिज्य कर में कमी। भूमि कर से संबंधित अधिकारी एक बार और भी जान लें। ध्रुवाधिकरण भूमि कर संग्रह अधिकरण, मार्क्स पटलादर लैंड रिकॉर्ड रखता था, कर्णिक भी रखता था। सालोलिक सीमा शुल्क न्यायाधिकरण भूमि संबंधी न्याय करता। अब यह है प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त का भूमि दान वाला कहानी एनसीईआरटी में है। संस्कृत ग्रंथों में महिलाओं को भूमि का स्वामी का अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्त भूमि दान देने वाली थी। इस बात का अभिलेख चलता है पूना अभिलेख से। पिता कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। पति रुद्रसेन द्वितीय, बेटा प्रवरसेन सेकेंड। ठीक है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, तो यही भूमि दान दी थी। पूना ताम्रपत्र से मालूम चलता है, ये संस्कृत में है, इस ताम्रपत्र से मालूम चलता है कि भूमि दान दी थी। उत्कीर्णकर्ता कौन है? चक्रदास, 13वें वर्ष में किया। प्रभावती ने दगुन गांव, कौन है? दगुन गांव के चलना स्वामी आचार्य को दान में दिया। ये भी पूछ सकता है। दगुन गांव, दनगुन गांव, दनगुन गांव, दनगुन गांव के चलना स्वामी को आचार्य को भूमि दान में दिया। अग्रहार के लिए आदेश भी दिया, गांव में पुलिस और सैनिक प्रवेश न करेगा। ये भी बात टीआरई में यहाँ से सवाल पूछा था। अग्रहार के लिए आदेश भी दिया कि यहाँ पे पुलिस सैनिक न घुसेगा। गांव में घास, कोयला, खनिज पदार्थ, खदिर, फूल, पौधे और दूध देने से छूट भी प्राप्त था। ठीक है, ये सब मतलब वहाँ के लोगों को पूरा अधिकार दे दिया। फिर यहाँ पे भूमि दान क्यों दिया जाता था? तो भूमि दान दिया जाता था ईसा के आरंभिक शताब्दी में भूमि दान का प्रमाण मिलता है। भूमि दान का साक्षाधिकार किस पे लिखा हुआ है? ताम्रपत्र पे लिखा हुआ है। पाषाण पत्थर पे कम, ताम्रपत्र पे अधिक। जैसे पुनः अभिलेख वो भी ताम्रपत्र पे है, पाषाण पत्थर पे कम। इसका 3 कारक था। एक तो कृषि का विस्तार हो, राज्य अपने आप को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना, भूमि दान से दुर्लभ होता राजतंत्र का प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों के दुर्बल होने लगा, तो भूमि दान के माध्यम से अपना समर्थक जुटाना चाहा। यही सब कारण है। गृहपति का अर्थ क्या है? छोटे जमींदार या किसान को गृहपति बोलते हैं। या घर का मुखिया होता, महिला, बच्चों, दासों तथा घर से जुड़ी सभी वस्तुओं का मालिक होता, उस पर नियंत्रण रखता। कई शहरी व्यापारी को भी गृहपति बोलते हैं। 7वीं सदी में आया चीनी यात्री स्वयं तसान को पाटलिपुत्र को खंडहर बताया। 7वीं सदी में आया था कौन? स्वयं सतान, स से स्वयं, स से सतान। ये पाटलिपुत्र को खंडहर बताया। स से स्वयं, स से सतान। अब यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे पहले 1812 में खोजा, फ्रांसीसी बुकान हैमिल्टन खोजा, और 1861 में फाइनली जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, इसको अति के रूप में, विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दिया, प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में। 1812 बुकान, 1861 हैमिल्टन, ये कनिंघम। ये इसका स्थापना कुमार गुप्त किया 5वीं सदी में गुप्त वंश में। चर्चा किया क्या? कौन चर्चा किया? फाहियान। तो इसका चर्चा किया ही नहीं, क्योंकि फाहियान के बाद बना था। इसका चर्चा किया हिंसन और तेज सिंह। ये दुनिया का प्रथम आवासीय विद्यालय है, इसमें ये सब ज्ञान सिखाया जाता था। हिंसन के अनुसार हर्षा के समय नालंदा बहुत प्रसिद्ध हुआ। पाल शासकों ने भी इसका संरक्षण दिया। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय, इसका नाम है धर्मगंज। इसमें 3 लाइब्रेरी है, रतन से करके, रत्न सागर, रतन बोध, रतन गंज जंग। फिर से यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि
श्रीलंका का एक शासक था कौन? बलपुत्र देव। वह पाल शासक देवपाल से अनुरोध किया कि नालंदा को 5 गांव दान में दिया जाए। बलपुत्र देव, ठीक है, देवपाल से अनुरोध किया। नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित विद्वान को ने नागार्जुन है जो रस बनाया था, आर्यदेव है बौद्धिस्ट स्कॉलर, धर्मपाल है धर्मकीर्ति है, दिगनाग है तर्कशास्त्र का पंडित, यही सब है जो अभी गुप्ता काल में दिखाई पड़ता है। संरक्षिता है सिलभद्र हेनसेंग है और आर्यभट्ट को यहाँ पे शिक्षक था। नालंदा विश्वविद्यालय की समाप्ति कैसे हुआ? तो तुर्की आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी था 1190 में यानी कि 12वीं शताब्दी में समाप्त कर दिया। अमीर खुसरो का जो खजाइनुल फतूह है उसमें इस बात का वर्णन है। विनाश की गई पांडुलिपि अभी कहाँ पर है? तो तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में और लॉस एंजलिस के काउंट म्यूजियम आर्ट में है, ठीक है, यारलुंग और काउंट म्यूजियम आर्ट में। अब एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पे, इधर आते हैं। चीनी यात्री फाहियान, तो भारत आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान ही था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कब आया था? 399 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट टीआरडी में पूछा था। 4th सेंचुरी में आया था। फर्स्ट से फाहियान स्थल मार्ग से आया लेकिन समुद्र मार्ग से गया। उसके बाद याद रखेंगे यात्रा का मार्ग क्या था? चांग सांग सांग खेतान गया, फिर खेतान गया। खेतान में जो गोमती विहार वहाँ पे 100 भिक्षु से 1000 भिक्षु था। कासगढ़ गया, तक्षशिला गया, पुरुषपुर गया, फिर नगरहाट में बुद्ध का दांत पकौड़ा मिला, फिर मध्य भारत गया, फिर जलमार्ग से वापस। मेनली मध्य भारत का ही चर्चा करता है। फाहियान बोलता है कि पाटलिपुत्रा फाहियान में 3 साल तक रहा। कब तक? 3 साल तक। 3 साल तक रहा। 3 गति का काम भी करा। पाटलिपुत्रा में अपनी वापसी की यात्रा प्रारंभ की। अशोक का राजमहल देख बोला यह राजमहल देवताओं द्वारा निर्मित है, फैन हो गया राजप्रसाद को देख के। फाहियान ने अपना घर आने की वापसी यात्रा कहाँ से की? तब बंगाल तारामती बंदरगाह, ये भी सवाल पूछा हुआ है। बंगाल का जो तारामती बंदरगाह है वहाँ से किया। फाहियान आने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन और स्थलों को देखना। तामलुक में 2 साल रहा था और बौद्ध सूत्रों का प्रतिलिपियाँ तैयार किया था तामलुक में। तत्पश्चात वो श्रीलंका गया, फिर पूर्वी देशों से होता गया। मध्य देश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। ब्राह्मणों का देश है। आर्थिक दंड मिलता है, मिर्च उजड़ नहीं, सजा कठोर नहीं है। चंडाल का वर्णन, कोड़ियों का प्रयोग बाजार में बुचर खाने और मदिरा नाल्य नहीं था। बोला बुचर खाने मदिरा नाल्य नहीं था, बहुत बढ़िया था सब चीज़। राज्य में बहुत कम कर लगता था, उल्टा राज्य में बहुत कम कर लगता था, ये बात बोल दिया उल्टा। फाहियान किसी भी गुप्त शासकों को अपने ग्रंथ में चर्चा नहीं किया है और न ही वो नवरत्नों में शामिल था। फाहियान ने श्रावस्ती में स्थित जेतवन विहार की प्रशंसा की है। फिर यहाँ पे कपिल वस्तु नगर को उजरा हुआ बताया। सारनाथ के डियर पार्क को देखा था। फाहियान ने वैशाली कहाँ का घूमा था? वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, बौद्ध गया, श्रावस्ती, ये सब जगह घूमा। श्रावस्ती के बारे में कहता है कि वहाँ पे कई सारे पुण्यशालाएँ हैं जहाँ पे यात्री को भोजन और मुफ्त भोजन मिलता था। जैसे लगता था इसको भी मुफ्त भोजन मिला होगा श्रावस्ती में। इसके बुक का नाम है, फाहियान के बुक का नाम है द रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम और वो की यू की। किंगडम किंग है तो इसके पास फैन रहेगा, ऐसे याद कराए थे तो फाहियान। अरे कितना है अभी यार। फिर हम लोग समुद्र रूप का अभियान देखेंगे। समुद्र रूप को 6 चरणों में अपना अभियान किया। कितना? 6 चरणों में अभियान किया, 6 चरणों में। यहाँ पे इसका अभियान का नाम है और इसका क्षेत्र है, नीति है, क्या काम किया। आर्यवर्त मतलब आर्यवर्त उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता, इसके प्रति अपनाया प्रस्वोधरा नीति, मतलब संपूर्ण नाश कर दिया। दक्षिणा पंथ नीति, दक्षिण राज्यों के 12 राज्यों को हराया, इसके प्रति जो अपनाया नीति गिरि मोक्षानुग्रह। दक्षिण विजय को धर्म विजय बोला जाता है क्योंकि इसको नाश नहीं किया था। ये यहाँ पर क्या किया? विलय ना करना मात्र कर बनाकर छोड़ दिया, गिरि मोक्षानुग्रह। 8वीं के राज्य को परिचारिकृत मतलब सेवक बना लिया। और जो सीमावर्ती था ना
उसको सर्व करा दान, आज्ञाकरण प्रणानम अपनाया, मतलब कि सभी प्रकार का कर देना, आज्ञा पालन करना, प्रणाम करना, जो सीमावर्ती रास्ता है। और जो विदेशी रास्ता उसको आत्मनिवेदन का अन्योपायन किया, मतलब गुरु मंडल, मतलब गुरु मोहर पे अंकित होकर शादी करवाया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे किया। अब हम सवाल पूछते हैं, गिरि मोक्षानुग्रह कहाँ के प्रति नीति अपनाया था? तो दक्षिण भारत राज्यों के प्रति। ठीक है, याद हो गया। चलो, समुद्रगुप्त ने जो आर्यभट्ट युद्ध में किसे किसे पराजित किया? उत्तर में 9 राज्यों में से एक तो अच्युत को पराजित किया, अहिछत्र का था। फिर से पद्मावत का नागसेन को पराजित किया, कोतलकुच को पराजित किया, रुद्रदेव को, मातिल, नंदिल, बलवर्मा। अच्युत, अहिछत्र के, नागसेन, पद्मावत के, कोतलकुच, नंदिल, मतिल, रुद्रदेव, बलवर्मा। फिर से समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ युद्ध में किसे किसे पराजित किया? तो ये सब मेन इंपॉर्टेंट है। कांची के विष्णुगुप्त को, वेगी को, हस्तिवर्मन को, अभिमुक्ति को, नल्लीराज को, नल्ला से मुक्त मिल जाए, पालक के उग्रसेन को, कौशल के महेंद्र को, और महाकांतार मतलब कांतारा में व्यागराज बताए थे शेर ऐसे, कौरल के मंटराज को, करेला संग मटन, पिष्टपुर को महेंद्रगिरी को, कुत्तुर के स्वामी दत्त को। तो कैसे याद कराते कि कुत्ता स्वामी है। एरमपल्ली के दमन को, तो पिल्ला का दमन करो। देवराज के कुबेर को, तो कुबेर देव। कुस्थलपुर के धनंजय को, तो उस स्थल पे धन है तो जय होगा। तो ये सब याद करा दिए। इसको किया था। उत्तर भारत में याद रखो, अच्युत, नागसेन, कोतलकुच, रुद्रदेव, मातिल, नंदी, बलवर्मा। फिर से समुद्रगुप्त ने सीमावर्ती राज्य में किसे किसे हराया? तो कुछ राजतंत्र को हराया सीमावर्ती में, कुछ गणतंत्र को। राजतंत्र में किसको हराया? कामरूप असम, नेपाल, करतारपुर पंजाब के, दावक संबत, मालव अर्जुनियान, दिल्ली आगरा में अर्जुनियान, योद्धोय, अबीर, मानिक, काक, खरपिक। किसको है? मालव अर्जुनियान यादव, अबीर, सनकानिक, काक, खरपिक। बार बार पढ़ते रहे, याद हो जाएगा। किस किस विदेशी को हराया? तो शक को हराया, रुद्र सेन तृतीय को हराया, मुरुंज को हराया, देवपुत्र सिंहासनी कुशाण शासक को हराया, सिंहल को हराया, सर्व ऐसा ही कुछ की हराया, सर्वी दीपासी सीसी। ठीक है। फिर से हरिसेन समुद्र के दरबार में कौन था? तो तीनों था। एक तो संदीप ग्राहक था, महादंड नायक था, कुमार मात्य था। तीनों था, कुमार मात्य, महादंड नायक भी था। किस गुप्त शासक ने पश्चिम भारत में विस्तार किया? तो पश्चिम भारत में मालवा की ओर किया था चंद्रगुप्त। उज्जैनी किसके समय शिक्षा का केंद्र बन गया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय। गुप्तों का पतन के आक्रमण का कारण क्या था? तो हून आक्रमण था। हून का आक्रमण में कैसे कैसे हुआ? तो प्रथम हून आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ, तोरमान किया था। ठीक है। फिर नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय हुआ। फिर भानुगुप्त के समय, भानुगुप्त का जो मंत्री था गोपराज, हून आक्रमण के समय मर गया, तो उसकी पत्नी सतु हो गई। गोपराज की पत्नी सती हुई थी। अच्छा, यही गोपराज जब किसी के साथ गोप करेगा वही सती हुई थी, ऐसे हुआ। तो एक तो स्कंदगुप्त के समय तोरमान, ठीक है, लेकिन असफल हुआ। नरसिंह गुप्त के समय और बाद में भानुगुप्त के समय गोपराज की पत्नी सती हुई, मर गया। तो गुप्त काल में कुछ प्रसिद्ध शब्दावली क्या है? तो यहाँ पे हिरण्य मतलब क्या होता है? नगद कर। मैं मतलब अनाज कर। हिरण्य मतलब नगद कर, मैं मतलब अनाज कर। अपराध मतलब पड़ती भूमि, सरकड़ा मतलब रेतीली भूमि, कंकरीली भूमि, सरकावती मतलब रेतीली भूमि, सातवन मतलब घास वाली भूमि, पंक्ति मतलब कीचड़ वाली भूमि। ये सवाल पूछ सकते तैयारी में। अमर कोश के अनुसार कितने प्रकार की भूमि है? तो तैयारी में तब 12 प्रकार की। कैसे याद कराए थे? 12 पे चढ़ गया 12, 12 पे चढ़ गया 12। तो फिर से उर्वरा भूमि, ऊसर भूमि, मुरु भूमि, अपराध भूमि, साधवल, पंक्ति जल वाला भूमि, कछबल भूमि, सरकर भूमि, सरकरावती, नैतिक भूमि, देवमात्रक भूमि। टोटल 12 प्रकार की भूमि बताया था अमरकोश। और घट्टा सब यहाँ पे प्रयोग होता था।
भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त होने वाला जल चक्र वाटर व्हील, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, अरगट्टा बोलते थे वाटर व्हील को। फिर से इसी प्रकार हेनसांग ने अपनी किताब में सिंचाई के लिए दो यंत्र बताए, एक घाटी यंत्र जिसको रहत, और बांधभट्ट ने हर्षचरित में सिंचाई हेतु तुला यंत्र रथ यंत्र का, घाटी यंत्र तुला यंत्र रहत ये लोग प्रयोग किया है। गुप्त काल में बरामिर ने अपनी पुस्तक बिहार संहिता में वर्षा की संभावना और अभाव की चर्चा किया, अकाल का वर्णन, पादप के इलाज का भी वर्णन किया है। बरामिर ने बृहद संहिता में इस सब बात का वर्णन किया, बरामिर ने बृहद संहिता में इस बात का वर्णन किया है। गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज में अनुलोम प्रतिलोम विवाह होता था, इसका मिश्रित जातियों का उद्भव हुआ। याज्ञवल्क्य स्मृति में से कई सारे मिश्रित जाति है। दास प्रथा, नारद बृहद कात्यायन के अनुसार गुप्तकाल में दासी का प्रमाण मिलता है। नारद स्मृति के अनुसार 15 प्रकार के दास मिलते हैं, जबकि अर्थशास्त्र के अनुसार 9 और मेगास्थनीज के अनुसार 9, ठीक है ना। ध्वजवाहक, भक्तदास, ग्राहक, क्रीट, दत्तित, दंडदास, आहितिक, ऋणदास, पैतृक की सब दास का प्रकार है। गुप्तकाल में दास प्रथा स्थिरता है, ये पॉइंट याद रखो, गुप्तकाल में दास प्रथा स्थिरता है। रामचरण शर्मा के अनुसार साम्यवाद के उदय के फलस्वरूप भूमि का छोटा छोटा टुकड़ा विभाजित हो गया, अब अस्थायी रूप से अधिक छोटे कृषि क्षेत्रों में अस्थायी रूप से अधिक सूत्रदास मजदूर रखने की आवश्यकता नहीं थी। जब भूमि छोटा छोटा हो गया साम्यवाद के कारण, इसका दास प्रथा क्या हो गया, कमजोर। तो ये स्टेटमेंट आकर गुप्तकाल में दास प्रथा स्थिर हो गया, तो बिल्कुल सही है। फिर से कौन कौन सा दास है, तो ध्वजवाहक जो युद्ध में बंदी बनाए गए दास को ध्वजवाहक दास बोला गया। क्रीट जो खरीद लिया गया। आहिताक धरोहर। दत्रिम जिसको सही ले जाओ, माता पिता द्वारा दिया गया दास। ध्वजवाहक बताया तो ध्वज लड़ाई में यूज होता है, तो युद्ध में बंदी बनाया गया दास। गुप्त काल में श्रेणी व्यवस्था, तो श्रेणी क्या है, एक ही प्रकार के व्यापार करने वाले लोगों का समूह है। पुक क्या, पुक को न्यायालय भी बोलता है, या फिर अलग अलग जातियों को व्यापार करने वाला समूह को। कुल क्या है कि परिवार में व्यापार करने वाले लोगों को। निगम क्या है, तो श्रेणियों से बड़ी संस्था है। शर्तवा क्या, व्यापारियों का प्रमुख है। ज्येष्ठी क्या है, तो श्रेणियों का प्रमुख है। फिर से कुमार गुप्त ने विल्सन और मंसूर अभिलेख में रेशम बुनकर और श्रेणी के बारे में उल्लेख किया है। श्रेणी के पास क्या क्या अधिकार थे, तो मोहर जारी करने का अधिकार थे, बैंक के रूप में काम करता था, सामान की गुणवत्ता नियंत्रण करता, कीमत नियंत्रण करता, मजदूरी का निर्धारण करता, आपसी विवाद सुलझाने के लिए न्यायालय का भूमिका होता था। फिर से अपने सदस्यों के मध्य न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में बिल्कुल फ्रीडम रहता था, स्वतंत्र। न्यायिक और प्रशासनिक मामलों में क्या होता, बिल्कुल फ्रीडम रहता था, अपना न्यायालय किसी भी तरीके से करता। लेकिन दो बात याद रखनी, इनको सिक्का जारी करने का अधिकार नहीं था। श्रेणी के बारे में एक और है कि ये राजा के कंट्रोल के अंदर नहीं रहता था, और ये पंजीकृत भी नहीं होता था, राजा के अंदर रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता था श्रेणी का। ये सवाल पूछा हुआ है। गुप्त काल में व्यापार, गुप्त काल में व्यापार आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों विकसित थे। कुषाण युग की तुलना में देखा जाए तो गुप्त काल में व्यापार में क्या होता है, गिरावट होता है, नगरों का पतन भी होता है। अच्छा, गिरावट क्यों होता है, तो 364 ईस्वी में रोमन साम्राज्य का विभाजन हो जाने के कारण रोमन के मध्य व्यापार कमजोर हुआ। रोमन साम्राज्य का विभाजन हो गया ना 364 ईस्वी में, तो रेशम व्यापार कम होने लगा, ठीक है। फिर कॉस्मॉस की पुस्तक क्रिश्चियन टेरियोग्राफी से भारत में इथियोपिया के मध्य व्यापार होने का प्रमाण मिलता है। कॉस्मॉस की पुस्तक क्रिश्चियन टेपोग्राफी में भारत और इथियोपिया के मध्य व्यापार होने का प्रमाण मिलता है। फिर से गुप्त काल में भारत और चीन के मध्य व्यापार बढ़ा, और कोई बहुत सारे बौद्ध प्रचारक ऐसे बौद्ध ऋषि, बृहद बुद्धिजीवी, ये सब कहाँ गए थे, बुद्धा संत चीन गए थे। गुप्त काल में 2 बंदरगाह है, एक तो है ताम्रलिप्ति, एक है जो कि बंगाल में, एक है भरूच जो कि गुजरात में है। ताम्रलिप्ति से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार होने का प्रमाण मिलता। ताम्रलिप्ति ये वाला था, यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार होने का प्रमाण मिलता। और यही एसएससी में पूछा है कि गुप्तों के समय उत्तर भारत के व्यापार हेतु प्रयोग होता है, यहीं से उत्तर भारत के व्यापार हेतु भी प्रयोग होता है ताम्रलिप्ति से। यहाँ पे जो भरूच वाला है, ये पश्चिम भारत में इसका प्रयोग होता है बंदरगाह के रूप में, समुद्री व्यापार के बारे में जाना जाता है। लेकिन मेन कौन है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह। फिर से
गुप्त काल में जैसे कि बता दिए कि रोमन साम्राज्य के विभाजन होने के कारण व्यापार में कमी आई थी। इसी कारण चीन से व्यापार होने लगा। तो चीन से रेशम, इथियोपिया से हाथी दांत, अरब ईरान से बैक्टीरिया से घोड़ा। गुप्त काल में याद रखे कौन सी वस्तु निर्यात नहीं होती थी? तो टीन। कौन सी थी? टीन। गुप्त काल में सुदूर दक्षिण में कौन सा प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? प्रतिष्ठान पैटर्न। गुप्त काल में कौन सी चीज सीखने का नहीं था? जगह नहीं था। मथुरा प्रमुख था, पाटलिपुत्र प्रमुख था, कांची था, उज्जैनी था, वैशाली उतना प्रमुख नहीं था। फाहियान के अनुसार गुप्त काल में वैशाली, श्रावस्ती, कपिल वस्तु ये सब बुद्ध के प्रमुख केंद्र नहीं थे। कपिल वस्तु, वैशाली ये सब प्रमुख केंद्र नहीं माना फाहियान। भारत का प्रमुख दर्शन अंतिम रूप से किस काल में संकलित हुआ था? गुप्त काल में ही संकलित हुआ। गुप्त काल में सबसे अधिक किस धर्म का विकास हुआ? ब्राह्मण धर्म का। गुप्त काल में चित्रकला, तो 2 चित्रकला है। एक तो बाघ चित्रकला गुप्त काल का ही है, एमपी में है। खोजा, डेंजरफील्ड। अजंता के विपरीत इसमें लौकिक जीवन से संबंधित है, संगीत नृत्य है। आप फिर अजंता खोजा, अलेक्जेंडर ये केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुप्त काल में कौन गुफा इसमें 16, 17, 19? पहला दूसरा में पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। 9वां 10वां सबसे पुराना गुफा है वाकटक्का। 9वां 10वां सबसे पुराना गुफा है वाकटक्का। अब गुप्तकालीन साहित्य के बारे में। तो गुप्तकालीन साहित्य अधिकांश प्रेम प्रधान है। उच्च स्तरीय लोगों की भाषा संस्कृति, निम्न स्तरीय लोगों की भाषा प्राकृतिक। कालिदास की रचना इसका नाटक है मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, महाकाव्य नाटक है। ये सब जितना बड़ा बड़ा नाम है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका, सब नाटक, महाकाव्य, रघुवंश कुमार संभवम। अखंड का है मेघदूत और नरसंहार, मेघदूत और नरसंहार। फिर विशाख दत्त एक अब चलिए यहाँ पे 2 बुक है। यहाँ पे एक बुक का नाम है विशाख दत्त की। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मुद्रा राक्षस तो याद रहता ही है किसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, लेकिन ये देवी चंद्रगुप्तन बुक कौन लिखता है ये इसमें कन्फ्यूजन होता है। देवी विशाख दत्त नहीं लिखता है भाई, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या की, इस बात को लेके। तो देवी चंद्रगुप्तन गुप्त किसकी है? विशाख दत्त की। ठीक है। दंडी का कौन बुक है? 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्शन। और भास का क्या है? स्वप्न भास दत्ता, चारू दत्ता। कामसूत्र का वात्सायन का लेखक कौन है? कामसूत्र। विष्णु शर्मा, पंचतंत्र। नीतिशास्त्र कामंद, अमरकोश, अमर संहिता, शूद्रक मृच्छकटिकम। ये जो शूद्रक मृच्छकटिकम है यह दुखांत नाटक है, दुख का वाला। इसमें कौन है? एक नायक है चारुदत्त ब्राह्मण उज्जैन का, और वसंत सेना नामक गणिका का वर्णन है। इसमें राजा, ब्राह्मण, जुआड़ी, व्यापारी आदि सभी सामाजिक वर्णों का वर्णन है। गुप्तकालीन बौद्ध ग्रंथ। अशंक का कौन कौन है? तो एक महायान अनुयायी था, इसका बुक है अशंका। हरिदेव का चतुस्तक, अमक्रदेव ये तो पता ही है, ये तो दरबार में थे विक्रमादित्य के। और योगाचार्य, सुमिति शास्त्र, प्रकरण आचार्य शास्त्र, महायान सूत्रलंकर, महायान धर्म संगति शास्त्र। महायान सूत्रलंकर, महायान धर्म संगति शास्त्र। वसुबंधु का क्या है? अभिधर्म कोश, त्रिशंका, विसंतिका। अभिधर्म कोश याद रखो ना, मेनली ये इम्पोर्टेंट। अभिबंधु, अभिबंधु। ठीक है। वसुबंधु, वसुबंधु अशंक का भाई था और महायान संप्रदाय के योगाचार्य संप्रदाय से संबंधित थे। नालंदा के शिक्षक भी थे। दिग्नक तर्कशास्त्र का पंडित और विशुद्धिगम बुद्ध विशु। इसका हमको याद नहीं हो रहा। महायान सूत्रलंकर या महायान धर्म संघ सती अशंक है। गुप्त काल में जैन विद्वान
शीतसेन का बुक है नैना अवतार, ठीक है। सर्वनंदिन का बुक है लोक विभंग। कदम और गंग राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय दिया था, याद रहेगा, कदम और गंग राजाओं ने। उदयगिरी का गुहालेख से मालूम पड़ता है कि शंकर नामक आदमी ने पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की शंकर नाम के आदमी में, ठीक है। अच्छा, दिगंबर जैन धर्म का केंद्र कौन था? पुनरुवर्धन। श्वेतांबर का था मथुरा वैशाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दिगंबर जो था नीचे जो गया साउथ में, इसका मुख्य केंद्र कौन था? पुनरुवर्धन। गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्यभट्ट का आर्यभट्टम, ये दसी, इसका 4 भाग है, दसी गीतापाठ, काल चिक्रपाठ, गणित पाठ, गोल पाठ। एक दसी है, 10 है, काल है, गणित है, गोल है। वराहमिहिर कौन बुक लिखा? पंच सिद्धांति का। फिर लघु जातक, बृहद जातक, बृहद संहिता, इसे प्रथम विश्वकोश माना जाता है। तो वराहमिहिर कौन लिखा? पंच सिद्धांति का, फिर लघु जातक, बृहद जातक और बृहद संहिता। वराहमिहिर का बृहद संहिता, पंच सिद्धांतिका, सिद्धांतिका वराहमिहिर का है। भास्कर द्विज या भास्कराचार्य का कौन बुक है? सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, बीज गणित, सभी गणित का पुस्तक है ये। लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, भास्कर द्वितीय का है। ब्रह्मगुप्त द्वितीय का कौन? ब्रह्मगुप्त का कौन है? खंड खाडक या ब्रह्म सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका, ब्रह्म संहिता, ये वराहमिहिर का है, लेकिन ब्रह्मगुप्त का है खंड खाटक और ब्रह्म सिद्धांतिका, ठीक है। भारतीय विद्वान का कालक्रम और घर, पिंगल मुनि, ये सबसे पहले आए। फिर आर्यभट्टम आए 49 में, 5th सेंचुरी के पटना कुसुमपुर के। वराहमिहिर आए मालवा उज्जैन में घर थे इनका, वराहमिहिर का। बृहद संहिता और पंच सिद्धांति का बुक है। ब्रह्मगुप्त ब्रह्म संहिता और खंड खंड का बुक है, 6th सेंचुरी के हैं। भास्कर वर्मन, धन्वंतरी, बागभट्ट, कैसे है? तो ऐसे हैं। बागभट्ट लिखा था अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, याद रहेगा। सबसे पहले आया पिंगल मुनि, फिर आर्यभट्ट, वराहमिहिर सब। अब प्राचीन काल में आयुर्वेद विज्ञान से संबंधित मगध के समय कौन था? जीवक। राजा उस समय था बिंबिसार, बुद्ध के समकालीन। इसका घर कहाँ था? बिहार पुलिस में सवाल पूछा था, तो राजगिरी था। ये तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण कर, जीवक का घर कहाँ था? राजगिरी। ये तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण कर शैल चिकित्सा का जनक बना था, याद है। ये तक्षशिला से शिक्षा ग्रहण कर शैल चिकित्सा का जनक बना था, ये भी याद है। फिर अवंती राजा जो चंद प्रगोत है, इसके पास भेजा था जीवक को, पीलिया रोग ठीक किया। फिर कौन है? धन्वंतरी, सीएम द्वितीय के समय नवरत्न में शामिल था धन्वंतरी। बुक है इसका दिगंतु ग्रंथ, BBI। दिगंतु ग्रंथ किसका है? धन्वंतरी का। निघंटु ग्रंथ, धन, धन रहेगा तो निकट्टू नहीं रहेगा, तो धन रहेगा तो निकट्टू नहीं बनेगा। तो बागवट का कौन है? अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। सुश्रत का कौन है? धन्वंतरी का ये शिष्य था सुश्रत, और इस शैल चिकित्सा का जनक बोला जाता है। कुषाणों के समय चरक था, चरक संहिता लिखा है। नागार्जुन रक्त चिकित्सा प्रणाली बोलते हैं, ये धातु विज्ञान और रसायन विज्ञान का प्रमुख था। और इनके समय है, इनके समय एक बार यह प्रमाणित किया था कि सोना
चांदी, तांबा आदि खनिज पदार्थों के प्रयोग से रोग निवारण हो सकता है। तो यहाँ से हम आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे। निघंटु ग्रंथ किसने लिखा था? धन्वंतरि ने। कैसे याद कराते हैं? धन रहेगा तो निघंटु नहीं बनेगा। ठीक है। जीवक का घर राजगिरी। फिर यहाँ पे पशु विज्ञान। पशु विज्ञान में क्या है? पशु चिकित्सा हाथी घोड़ा पे पहली बार लिखा गया गुप्त काल में। पाल काव्य ने हस्ता आयुर्वेद लिखा हाथी के लिए। शालित्रो ऋषि ने अश्वशास्त्र लिखा। शालिहोत्र सहिष्णुता घोड़ा के लिए। शालिहोत्र सहिष्णुता शालित्रो ऋषि याद रखेंगे। शालित्रो ऋषि घोड़ा है साला, ऐसे याद कर सकते हैं। आयुर्वेद त्रय बृहत त्रय में किसकी रचना शामिल है? तो आयुर्वेद त्रय या बृहत त्रय में कहे तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट की। चरक, सुश्रुत और वाग्भट की। वाग्भट कौन लिखा? अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। इसी तीनों के शामिल है, धन्वंतरि का नहीं। ज्योतिषी विज्ञान में आर्यभट्ट सबसे पहले बोला पृथ्वी अपने धूड़ी पर घूमता है। ठीक है ना। पाई का मान ये सब तो त्रिभुज का नाम दिया। इसका 4 भाग है आर्यभट्टियम का। 10 काल, गणित, गोल। आर्यभट्टियम पे ही भाष्य लिखा भास्कर प्रथम आर्यभट्टीय। आर्यभट्टियम परिभाष कौन लिखा था? भास्कर प्रथम। वराहमिहिर, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहत जातक, ये सब इसके बुक है। इम्पोर्टेंट, याद होना चाहिए। और पंच सिद्धांतिका बुक ब्रह्मगुप्त का नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना। ये गणित की अपेक्षा खगोल विज्ञान और ज्योतिषी विज्ञान पे अधिक बल दिए थे। पंच सिद्धांतिका में पंच ज्योतिष सिद्धांत है। ठीक है। वराहमिहिर चंद्रमा पृथ्वी चारों ओर घूमता है, ये सब बात ठीक है। बृहत संहिता को प्रथम विश्वकोश माना जाता है। पौधे से होने वाले रोग और उसके इलाज का वर्णन है इसमें। किसमें? वराहमिहिर में। गणित में ब्रह्मगुप्त ये लिखे थे खंड खंडा और ब्रह्म सिद्धांतिका, गणित से संबंधित गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। भास्कर सेकंड दिए थे कि लीलाचार, लीलावती, बीजगणित, ग्रह गणित, सिद्धांत शिरोमणि, ये सभी गणित से संबंधित है। भास्कर लिखा गणित। अदर पॉइंट्स, गुप्त काल में धातु विज्ञान का सबसे प्रमुख उदाहरण दिल्ली का लौह स्तंभ है। फिर से कौन, यूपीएससी सवाल पूछा था, कौन का ज्यामिति का सिद्धांत कब आया? 5th सेंचुरी में। चक्रीय चतुर्भुज 7th सेंचुरी में। मानव शरीर का प्रत्यारोपण शुरू हुआ 6th सेंचुरी में। सेल हजारों का उपयोग 1st सेंचुरी से ही होने लगा। सेल हजारों का प्रयोग 1st सेंचुरी से, मानव शरीर का प्रत्यारोपण 6th सेंचुरी से। 5th सेंचुरी से कौन ज्यामिति, चक्रीय चतुर्भुज 7th सेंचुरी से। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख पॉइंट है एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा पॉइंट। ओलिगार्की या समूह शासन किसको बोलते थे? जहाँ सत्ता पुरुषों के समूह के हाथ में था। उज्जैन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया कब? 4th सेंचुरी में। सेन गुटवन की वन यात्रा का वर्णन किस महाकाव्य में है? तो शिल्पाधिकारम में है। सेन शिल्पाधिकारम एनसीईआरटी का लाइन है। ये सेन गुटवन ने क्या है, डूडम गिल के जंगल पर कब्जा किया था। डूडम बिल के जंगल पे बियालुर से लड़ाई किया था। नंदन के खिलाफ कोडर को नष्ट किया था। कन्नगी के लिए मंदिर का अभिषेक किया। पत्थर का हिमालय बनाया। सेन गुटवन पूजा करवाया, कन्नगी पूजा। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की तुलना किस देवताओं से किया गया है? तो कुबेर से किया गया है। वरुण से किया गया, इंद्र यम से। कुबेर धन देगा, वरुण समुद्र देव, इंद्र वर्षा देव, यम मृत्युदेव। पहली बार हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो 2री शताब्दी, ये एनसीईआरटी का लाइन है। 2nd सेंचुरी के संस्कृत के पाषाण अभिलेख से। 2nd सेंचुरी के संस्कृत के पाषाण अभिलेख से। जातक कथाओं की भाषा क्या है? पाली। किस जातक कथाओं में राजा और गांव की प्रजा के मध्य असंतोष मालूम पड़ता है? तो गधवंतु जातक में गांव और प्रजा के बीच असंतोष के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें यह मालूम पड़ता है कि राजा प्रजा के मध्य तनाव की स्थिति है तो प्रजा जंगल की ओर चले गए, उपज बढ़ाने का नया तरीका खोजा है।
इसी में लोहे का फाल का प्रयोग किया, कुदाल के फाल का प्रयोग किया, कुआं तालाब नहर का निर्माण किया। तो गदवंतु जातक और शिल्पाधिकारम में सेन गुटवन की वन यात्रा का वर्णन, दियम्बुल जंगल 4th सेंचुरी में उडियन स्थापित। मनु स्मृति में क्या है, 2nd सेंचुरी के आसपास लिखा गया है संस्कृत भाषा में। इसमें राजाओं की सीमाओं का महत्व बताया गया है, राजा इसमें सामान गांठ देते थे। प्राचीन भारत में विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे बसा बस्तियों का जीवन का वर्णन हमें किस ग्रंथ से मिलता है, विंध्य क्षेत्र के पास जो बसा था। तो इस शूद्र के मृच कटिका हर्षचरित से, हर्षचरित और शूद्र के मृच कटिका, विंध्य क्षेत्र के जंगल कैसे याद होगा, जंगल में जाकर तो मच्छर काटेगा, तो मृच कटिकम। और जंगल में कौन गया, हर्ष, इसका चरित्र क्या था, बेकार था, उसको जंगल में मच्छर काट लिया। जंगल में कौन गया, हर्ष, उसका चरित्र बेकार था तो मच्छर काट लिया। ठीक है। अग्रहार क्या है, तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला जमीन है। ब्राह्मण से कर नहीं वसूला जाता था, जबकि ब्राह्मण को स्वयं स्थानीय लोगों से इस पर कर वसूलने का अधिकार था। धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दिया जाता था। दानात्मक अभिलेख, दानात्मक अभिलेख 2nd सेंचुरी का है। हमें अब 2nd सेंचुरी से हमें कोई दानात्मक अभिलेख नहीं मिलता है। दानात्मक अभिलेख में क्या लिखा रहता है, दाता का नाम, दाता का व्यवसाय, उत्पादक का व्यापारी संघ का नाम, धार्मिक संस्थाओं को दान दिया गया का विवरण। तमिल भाषा में मस्तुवन बड़े हाथी धनी व्यापारी। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों का उद्योग का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता। पेरिप्लस ऑफ द इथेरियंस, इस शब्द का मतलब क्या है, लाल सागर। नगरों का क्रमिक वर्धन कब शुरू हुआ, गुप्तों के समय। गुप्तों के समय कृषि में कौन था, सामंतवाद का उदय। चौद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन में वाकटक 375 से 415, वाकटक 375 से 415। 399 में तो फायानी आया था। कर्नाटक का चालुक्यों का उदय, तमिलनाडु में पल्लवों का उदय 500 से 600। कर्नाटक में चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय, एनसीईआरटी का हिसाब 500 से 600। सातवाहन शासक द्वारा भूमि दान का प्रारंभ 5th सेंचुरी 100 से 200, 100 से 200।